नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे पड़ोस में उथल पुथल, भारत के लिए सबक, माओवादियों से शांति वार्ता तथा भारत में हालियाई एफडीआई अंतर प्रभाव पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं पड़ोस में उथल पुथल और भारत के लिए सबक पर। हाल ही में दक्षिण एशिया विदेश नीति के दृष्टिकोण से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के पड़ोस में अवस्थित पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान में असमय ही राजनीतिक परिवर्तन देखे गए हैं। ये राजनीतिक परिवर्तन इस प्रकार के हैं जो बिना लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के संपन्न हुए हैं, जैसे कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की आंग सांग सूकी की सरकार को सैन्य तख्तापलट के द्वारा हटा दिया गया। पाकिस्तान में भी इमरान खान को समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा और नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा पद ग्रहण किया गया। इसी प्रकार से नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और शेर बहादुर देउबा को नवीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत के द्वारा इन सभी परिवर्तनों के प्रति जो अनुक्रिया की गई है वह 2016 के समय की गई प्रतिक्रिया से अलग देखी जा सकती है। उस समय भारत पर यह आरोप लगाया गया था कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ कठोर प्रकार की विदेश नीति यानी मस्कुलर विदेश नीति का पालन कर रहा है। उस समय भारत ने आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान को नोटिस में रखा था और विदेश सचिव स्तर की वार्ता भी रद्द की थी। श्रीलंका में जब राजपक्षे सरकार के द्वारा चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया जा रहा था, तो श्रीलंका में विपक्षियों को आगे बढ़ाने में भारत ने कथित रूप से सहायता की। नेपाल में भी केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार को गिराने में भारत की भूमिका की बात की जा रही थी। हालांकि वर्तमान में भारत ने इससे अलग हटकर अधिक सहमतिपूर्ण और सुलह वाली नीति को अपनाया है, जिसके तहत पाकिस्तान को छोड़कर सभी के साथ संबंधों में सुधार, विकास और ऋण सहायता के साथ ही सॉफ्ट पावर के आधार पर कूटनीति को आगे बढ़ाया गया है। भारत के इस दृष्टिकोण के बदलाव को कई बिंदुओं के माध्यम से नोट किया जा सकता है, जैसे कि पहला अंतर यह है कि अब भारत को अपने किसी भी पड़ोसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि अब भारत सभी पड़ोसी देशों को वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण से नहीं देखता है और इनके संदर्भ में कठोर प्रकार की यानी मस्कुलर विदेश नीति का पालन नहीं कर रहा है। म्यांमार में सैन्य शासन होने के बावजूद भारत ने उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। इसी प्रकार से श्रीलंका में भी नवीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे की सरकार के साथ भारत ने समर्थन के रुख को अपनाया है। हालांकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के शपथ ग्रहण को भारत के द्वारा लगभग नजरअंदाज ही कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत ने यह भी सीखा है कि भारत को अब सत्ता में बैठे लोगों के बजाय पड़ोसी देश के लोगों पर ध्यान केंद्रित करने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में भारत ने अफगान लोगों के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के अधिकारियों के साथ लंबी वार्ताएं की। यह इस तथ्य के बावजूद था कि भारत की वर्तमान में इस्लामाबाद या तालिबान के साथ कोई व्यापक राजनयिक भागीदारी नहीं देखी गई है। श्रीलंका में हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में भारत के द्वारा कहा गया कि भारत हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त श्रीलंका के लोगों के सर्वोत्तम हितों द्वारा निर्देशित होगा और इस प्रकार श्रीलंका में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का भी भारत के द्वारा समर्थन किया गया है। भारत के द्वारा पड़ोसी देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के भी अब उदाहरण कम ही देखे जा रहे हैं।
जैसे कि पिछले साल जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्गा पूजा के अवसर पर हिंसा की घटनाएं देखी गईं, तो भारत की प्रतिक्रिया बेहद सावधानी वाली थी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में नवीन नियमों को इसलिए नहीं बना रहा है ताकि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध खराब ना हो। इसके अलावा कुछ ऐसे अन्य सबक भी हैं जो भारत को पड़ोस के शासन परिवर्तन से सीखने की आवश्यकता है और इनमें से कुछ भारतीय संदर्भों पर भी लागू होते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर बसा हुआ देश है और यहाँ का हर घटनाक्रम भारत को प्रभावित करता है। इसलिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया यूक्रेन पर रूस के आक्रमण या फिर हांगकांग अथवा दक्षिणी चीन सागर में चीनी हस्तक्षेप के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से अलग होनी चाहिए। इसके तहत भारत को दक्षिण एशियाई देशों के लगभग हर संकट को बेहद ध्यान से देखे जाने की आवश्यकता है और उसके अनुरूप अनुक्रिया किए जाने की भी आवश्यकता है। पड़ोसी देशों में राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में हमें ये समझना होगा कि लोक लुभावनवाद लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। यदि देशों में अति राष्ट्रवाद, धार्मिक बहुसंख्यकवाद और कठोर प्रकार के अभिजात्यवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसका नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है, जो महिंदा राजपक्षे, केपी शर्मा ओली और इमरान खान आदि के उदाहरण से देखा जा सकता है। यह भी समझना उपयोगी होगा कि किसी भी एक तात्कालिक कारण से नेता की लोकप्रियता में तेजी से और अचानक गिरावट देखी जा सकती है। जैसे कि नेपाल में केपी शर्मा ओली ने 2017 में भारी जीत हासिल की। उनके वाम गठबंधन ने दोनों सदनों में बहुमत हासिल किया और अधिकांश प्रांतों में भी उनके द्वारा सरकार को बनाया गया था। इसी प्रकार से इमरान खान के द्वारा भी चुनावों में भारी जीत हासिल की गई। राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के सत्तारूढ़ गठबंधन ने भी 2020 में 225 संसदीय सीटों में से 150 पर जीत हासिल की। हालांकि लोकतंत्र में कुछ भी स्थायी नहीं होता और यह सत्ता परिवर्तन के उदाहरण से स्थापित हो जाता है। संकट के समय में राजनीतिक कौशल की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जो शायद पड़ोसी देशों में नहीं देखी गई। इसमें हमें यह भी देखना होगा कि जिन नेताओं ने पूर्ववर्ती नेताओं की जगह ली वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव और शिक्षा थी। जैसे कि नेपाल में शेर बहादुर देउबा 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री बनने से पहले 3 कार्यकाल में पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक भूमिका निभा चुके थे और रानिल विक्रमासिंघे भी 6ठी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार संकट के समय अनुभव काफी महत्वपूर्ण कारक साबित होता है। इसमें अगला सबक यह है कि लगभग हर मामले में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में लोक लुभावन राजनीतिक दलों की हार का एक बड़ा कारण आर्थिक मंदी, नौकरियों में कमी और बढ़ती महंगाई भी देखी जा सकती है। कोविड-19 के समय लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से जिस प्रकार से हर देश में जीडीपी के आंकड़े कम हुए हैं, उसने समस्याओं को और भी बढ़ाया है। फरवरी के बाद से यूक्रेन रूस युद्ध ने और पश्चिम के प्रतिबंधों ने खाद्य और ईंधन की कीमतों को भी बढ़ाया है। भारत को इन सब को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इसके तहत न केवल आर्थिक कुप्रबंधन के कारणों का अध्ययन करना चाहिए, अपितु कमियों को दूर करने के लिए भी कोशिश करनी होगी। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि छोटे पड़ोसी देशों की कमजोरियों का लाभ वैश्विक शक्तियों के द्वारा उठाया जा सकता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका जैसे देश लगातार अपना प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसके संदर्भ में भारत को क्षेत्रीय समूहों को सक्रिय करने के लिए नए तरीकों को खोजना चाहिए। जैसे कि भारत बिम्स्टेक में सहयोग को बढ़ा सकता है, साथ ही BBIN पहल के माध्यम से कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि भारत को सार्क पर भी पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत पर्यटन अथवा विदेशी व्यापार जैसे मुद्दों को पुनः जीवित करते हुए साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की जा सकती है।
विदेशों में दक्षिण एशियाई प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए कार्य किया जा सकता है और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के संदर्भ में खाद्य और ईंधन स्टॉक के एक सामान्य पूल के निर्माण करने के लिए भी कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा भारत को राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में भी सबक सीखने की आवश्यकता है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में देखा गया कि वहां के नेताओं के द्वारा आम सहमति का निर्माण करने के बजाय विभिन्न तरीकों से नेताओं के द्वारा अपने ही विरोधियों को दुश्मनों में बदला गया और मीडिया, गैर सरकारी संगठनों पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। किंतु हमें ये समझना होगा कि विशेष रूप से लोकतंत्र कई इंजनों पर चलता है, जिसमें सत्तासीन दल के साथ ही बाकी लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में भारत को न केवल पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करने में बुद्धिमानी दिखानी होगी, अपितु पड़ोसी देशों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत को भी इस संदर्भ में कार्य करना होगा, ताकि भारत के साथ पड़ोसी देश भी विकास के लिए आगे आ सकें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे माओवादियों से शांति वार्ता पर। हाल ही में नक्सलवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता के कुछ उदाहरण देखे गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्यव्यापी दौरे के दौरान लोगों से मुलाकात करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार माओवादियों के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार है, बशर्ते वे हथियार डाल दें और भारत के संविधान में अपना विश्वास व्यक्त करें। इसके उत्तर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने यह आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव खराब है और इसके संदर्भ में और स्पष्ट रुख की आवश्यकता है। माओवादियों के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ के द्वारा 1996 के अधिनियम पेशा यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार से संबंधित अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य को नहीं किया गया है। इसके अलावा माओवादी कुछ अन्य शर्तों को भी पूरा कराना चाहते हैं, जिनको पूरा किए जाने की स्थिति में वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इन शर्तों में वह ये चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक पार्टी संबंधित लोगों और संगठनों पर से प्रतिबंध को हटाया जाए, विविध शिविरों से सुरक्षा बलों की वापसी की जाए और वार्ता में भाग लेने के लिए जेल में बंद नेताओं को भी रिहा किया जाए। चूंकि राज्य सरकार ने अपने पहले के रुख को नहीं बदला है, इसलिए इसमें कोई प्रगति नहीं देखी गई है। इससे पहले 2010 में भी तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम के द्वारा माओवादियों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि यदि माओवादी हिंसा को रोकते हैं तो भारत सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार हो सकती है। इसके जवाब में माओवादियों के एक शीर्ष नेता आजाद उर्फ चेरुकुड़ी राजकुमार के द्वारा यह बताया गया कि किन शर्तों के आधार पर माओवादी केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि यह बातचीत दोनों पक्षों द्वारा शत्रुता की समाप्ति के आधार पर ही हो सकती है, यानी दोनों ही पक्षों के द्वारा युद्ध विराम घोषित किया जाए और केवल माओवादियों के द्वारा ही एक तरफा युद्ध विराम ना किया जाए। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी मांग की गई कि माओवादियों की पार्टी के ऊपर लगे कानूनी प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार संविधान का पालन करे और मुठभेड़ों, एनकाउंटर के नाम पर अवैध हत्याओं को समाप्त करे और बातचीत करने के लिए सरकार को माओवादियों के प्रमुख नेताओं को भी छोड़ना होगा। आगे चलकर स्वामी अग्निवेश के द्वारा भारत सरकार और माओवादियों के बीच शांति दूत के रूप में कार्य किया गया और इसके संदर्भ में माओवादियों के द्वारा बातचीत शुरू करने के लिए 72 घंटे तक कोई हिंसा नहीं के वादे का उल्लेख किया गया। हालांकि माओवादी नेता आजाद को जुलाई 2010 में आंध्र प्रदेश पुलिस के ग्रे हाउंड कमांडो फोर्स के द्वारा मुठभेड़ में मार दिया गया और इस प्रकार विश्वास निर्माण की पूरी प्रक्रिया ही पटरी से उतर गई। 2004 में आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा माओवादियों से शांति वार्ता करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात को कहा गया था।
इसके तहत माओवादियों की पार्टी पर से प्रतिबंध हटाया गया और 2004 में माओवादियों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 4 दिवसीय वार्ता हुई। इसके तहत युद्ध विराम को लेकर महत्वपूर्ण समझौता किया गया। शांति वार्ता में माओवादियों के द्वारा 11 सूत्रीय चार्टर का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसके तहत भूमि सुधार किए जाने पर प्रस्ताव रखने के अलावा तेलंगाना के पृथक राज्य के निर्माण जैसे मुद्दों को उठाया गया। यह वार्ता आगे के कुछ चरणों में भी चली। हालांकि इस दौरान कुछ समस्याएं देखी गईं, जिसके चलते आगे वार्ता असफल हो गई। जैसे कि शांति वार्ता के समय माओवादियों पर यह आरोप लगाया गया कि किस प्रकार से उनके द्वारा हिंसा को छोड़े जाने की बात किए जाने के बावजूद हिंसा के मार्ग को अपनाया जा रहा था। इसके संदर्भ में जब सरकार के द्वारा यह शर्त रखी गई कि जब तक माओवादी पूर्ण रूप से हथियार डालने के लिए सहमत नहीं होंगे, तब तक माओवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। माओवादियों के द्वारा जब इसका सहमति मूलक जवाब नहीं दिया गया, तो इस प्रकार शांति प्रक्रिया बीच में ही ध्वस्त हो गई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और उसके सहयोगी संगठनों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समय समय पर सरकार और माओवादियों के मध्य शांति वार्ता के कुछ उदाहरण जरूर देखे गए हैं, किंतु हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में माओवादियों के साथ ही सरकार में भी एक दूसरे को लेकर अनिश्चितता का भाव देखा जाता है। इसके तहत कोई भी पक्ष पूर्ण रूप से संघर्ष विराम करने के लिए तैयार नहीं होता है। सरकारों का भी यह कहना है कि शांति वार्ता शुरू करने के लिए वह सुरक्षा बलों को माओवादी प्रभावित क्षेत्रों से पूर्ण रूप से बाहर निकालने का जोखिम नहीं उठा सकती है। इसके अलावा जेल में बंद माओवादी नेताओं की रिहाई की माओवादी की शर्त को भी पूर्ण रूप से स्वीकार करने को सरकार तैयार नहीं होती, क्योंकि सरकारों का मानना है कि अधिकांश वरिष्ठ माओवादी नेता पहले ही जेल से बाहर हैं और जेल में कोई सीनियर माओवादी नेता नहीं है। इसके अलावा सरकार ने न केवल समय समय पर आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लिए हैं, बल्कि नक्सल मामलों की त्वरित सुनवाई को भी सुनिश्चित किया है। सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था को लागू करने से संबंधित कानून पेशा पर भी कार्य कर रही है। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और उनके प्रमुख संगठनों पर से प्रतिबंध हटाने की शर्त के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अनेक बार माओवादियों के द्वारा शांति वार्ता की प्रक्रिया में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जाता है। इसलिए हमें इन सभी से भी सबक सीखना होगा और सीखे गए सबक के साथ आगे बढ़ते हुए उपयुक्त तौर तरीकों पर काम करना होगा। इससे भविष्य में यह उम्मीद की जा सकती है कि यदि दोनों ही पक्ष शांति वार्ता के बारे में गंभीर हों, तो एक सुनिश्चित शांति को बरकरार रखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और 10 में दिए गए एक महत्वपूर्ण आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे भारत में हालिया एफडीआई अंतर प्रभाव पर। हाल के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ने 83.57 बिलियन डॉलर के उच्चतम आंकड़े को छू लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की स्थिति के समर्थन को ही दर्शाता है। सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में एफडीआई नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा की गई है। समय समय पर इसमें बदलाव सुनिश्चित किए गए हैं ताकि यह निश्चित किया जा सके कि भारत एक आकर्षक निवेशक अनुकूल गंतव्य बने। सरकार ने एफडीआई के लिए उदार पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खोला गया है। सरकार ने कोयला खनन, अनुबंध निर्माण, डिजिटल मीडिया, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, नागरिक उड्डयन, रक्षा, बीमा और दूर संचार जैसे क्षेत्रों में भी सुधार को किया है। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डोमेन के तहत एफडीआई इक्विटी प्रवाह के प्रमुख प्राप्तकर्ता कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि 2014 से एफडीआई प्रवाह लगातार आगे बढ़ा है, जिसमें सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस शीर्ष निवेशक देशों में से गिने जा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं एफडीआई की, तो ये क्या होता है।
एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यह है एक निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक कंपनी दूसरे देश में एक व्यावसायिक इकाई के स्वामित्व को नियंत्रित करती है। इससे विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में दिन प्रतिदिन के कार्यों से भी सीधे जुड़ जाती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमतौर पर खुली अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है जिनके पास कुशल कार्यबल और विकास की संभावनाएं होती हैं। एफडीआई महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अपने साथ पैसा, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी को भी लाता है। भारत में मुख्य रूप से दो मार्गों से एफडीआई प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहला स्वचालित मार्ग है जिसके तहत कंपनी को एफडीआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा मार्ग सरकारी मार्ग है जिसके तहत सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। कंपनी को विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा जो सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देता है। इसके तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय मौजूदा एफडीआई नीति के तहत आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक संचालन प्रक्रिया को जारी करता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। भारत के पड़ोस में हाल ही में देखी जा रही उथल पुथल किस प्रकार भारत को भविष्य की घरेलू चुनौतियों की बेहतर समझ प्रदान करने में मदद कर सकती है? स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, माओवादियों से बातचीत के पूर्व असफल अनुभवों के बावजूद सरकारों के द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में शांति वार्ता के लिए कार्य किया जा सकता है। व्याख्या करें। 150 शब्द, 10 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत के पड़ोस में देखी जा रही उथल पुथल का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में देखे जाने वाले परिवर्तनों के विभिन्न कारकों की व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में भारत के रुख को समझाएंगे और भारत द्वारा सीखे जाने वाले प्रमुख सबकों को भी स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप माओवादी शांति वार्ता का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप हाल में माओवादी शांति वार्ता के चर्चा में रहने के कारण को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में पूर्व के अनुभवों, उदाहरणों को देंगे और भविष्य में शांति वार्ता को सफल बनाए जाने के संदर्भ में अपेक्षित सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।